हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं वर्ग बीए के फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोग को न्यूज़ में जो आया है खबर में कि यूपा क्या है। यूपा क्या है कानून जिसको लेकर हो रहा है विवाद। यूपा एक कानून है जिसको लेकर अभी फ़िलहाल में विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखें कि हाल ही ये खबर में आया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है आरोप और मुकदमा, आखिर ये आरोप क्या है और मुकदमा। फिर देखेंगे हम लोग कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ये जो कानून है उसको रोकथाम के लिए कौन सी गतिविधियां अपनाई गई है, ये हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि कानून की आलोचना क्यों, आखिर क्यों इस कानून की आलोचना हो रही है, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे जो मेंस की दृष्टि से है। ये जो है समान अध्याय टू का क्वेश्चन है। ये जो है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है आरोप और मुकदमा। आरोप और मुकदमा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है आरोप और मुकदमा। तो देखेंगे कि एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट, जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन चलता है। इसके जो पत्रकार हैं, पत्रकार कह लीजिए या संस्थापक कह लीजिए, ये इस वेबसाइट के पत्रकार हैं। इन्हीं पे यूपा कानून के तहत एफआईआर किया गया है इन्हीं पत्रकार के द्वारा। तो देखते हैं कि आखिर इनके ऊपर ये यूपा कानून क्यों दर्ज किया गया है। तो पता चला है कि ये जो पत्रकार हैं इनका विदेशों से फंड आता था, विदेशी फंड लिया करते थे, जिसके कारण इनके ऊपर यूपा कानून के तहत एफआईआर हो चुका है। एफआईआर, ये जो यूपा कानून है इसके विभिन्न धारा के तहत हुआ है। इसमें धारा 15 में देखते हैं हम लोग ये आखिर क्या है इस यूपा कानून के धारा 15 में। तो देखते हैं हम लोग कि ये जो यूपा कानून के तहत देखते हैं कि यूपा कानून के तहत जो इनकी धारा 15 है, धारा 15 में ये कहा गया है कि हमारी जो भारत की एकता हो गया, अखंडता हो गया और सुरक्षा पर कोई भी खतरा मंडराता है या कोई भी इस पे संकट आता है या इस पे कोई भी संकट आता है, इसको कोई भी प्रभावित करता है, तो उसको आतंकवादी कृत्य कहा जाता है। तो ये जो आतंकवादी कृत्य हैं भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, ये यूपा कानून के धारा 15 के तहत कहा गया है। और धारा 16 में क्या कहा गया है, धारा 16 में कहा गया है आतंकवादी जो कृत्य हैं, जो भी व्यक्ति आतंकवादी कृत्य में सम्मिलित हैं उनको उनके सज़ा का निर्धारण किया गया है। धारा 16 के तहत। धारा 15 में तो ये कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता पर कोई भी खतरा मंडरा रहा है उसको आतंकवादी कृत्य कहते हैं। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उसको आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत रखा जाएगा। और धारा 16 में ये कहा गया है कि आतंकवादी
कृत्य जो है, जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, जो आतंकवादी कृत्य बन चुके हैं, उनको सज़ा का निर्धारण किया गया है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखते हैं कि इनकी जो न्यूनतम सज़ा है, कम से कम न्यूनतम सज़ा वो मात्र 5 साल के लिए कारावास है, कि मात्र वो 5 साल के लिए ही जेल में रह सकते हैं, मात्र 5 साल के लिए। लेकिन वहीं अधिकतम सज़ा है उनका, अधिकतम सज़ा का निर्धारण किया गया है कि वो आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। आजीवन कारावास कि जब तक जीवित रहेंगे, जब तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। ये धारा 16 के तहत कहा गया है। ये यूपा कानून के धारा 15 में ये बोला गया है और धारा 16 में ये बोला गया है कि आतंकवादी कृत्य में जो भी लोग सम्मिलित हैं उनको सज़ा का निर्धारण किया गया है। न्यूनतम सज़ा उनका ये है कि 5 साल तक वो जेल में रह सकते हैं और अधिकतम सज़ा की आजीवन उनको कारावास हो सकता है। इस एक्ट के तहत यूपा जो एक्ट है, जो कानून है, इसके तहत जो आतंकवादी कृत्य जो है वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं, तो उनकी सज़ा ये होगी कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। पहला तो ये हो गया कि कम से कम उनको 5 साल की सज़ा दी जाएगी, अधिकतम उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा, और अगर वे किसी की हत्या करते हैं तो उन परिस्थितियों में उनको सिर्फ मृत्यु दंड ही दिया जा सकता है, सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाएगा। हम लोगों ने देख लिया कानून के आरोप और मुकदमा के बारे में। अब देखते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियाँ, गैर कानूनी गतिविधियाँ, इसको बोलते हैं रोकथाम अधिनियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम। आप देखेंगे इस कानून के इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो यूपा कानून है, यूपा कानून, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर यूपा कानून के तहत आ रहा है तो उसको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्य सब जो कानून है उसमें तो थोड़ा अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस कानून के तहत किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार जो है, जो सरकार है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, कोई कंपनी हो या कोई गतिविधि हो या कोई निकाय हो, सरकार जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को, किसी भी गतिविधि को या किसी भी निकाय को गैर कानूनी घोषित कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इसमें किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। देखते हैं कि जो यूपा कानून है, यूपा कानून, तो इस कानून की जो एजेंसी है, एजेंसी, तो ये गिरफ्तारी के बाद 180 दिनों में ही आरोप पत्र को दाखिल करते हैं, आरोप पत्र को दाखिल कर सकते हैं।
जो यूपा कानून की जो एजेंसी होते हैं वो 180 दिनों के अंदर ही अपना आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। बाकी अन्य सारे जो कानून है उसमें 60 से 90 दिन के भीतर ही आरोप पत्र दाखिल करना पड़ता है, लेकिन इस कानून में ये प्रावधान है कि 180 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर सकता है। ये चाहे तो 180 दिन से भी बढ़ा सकता है, अगर इसकी जो जांच पड़ताल है और अधिक पूरी नहीं हो पा रही है तो चाहे तो और अधिक दिन तक बढ़ा सकता है। देखते हैं कि जो यूपा कानून है, यूपा कानून इस सिर्फ भारत में ही नहीं लागू हुआ, ये तो भारतीय पे लागू तो होगा, ये भारतीयों पे भी लागू होगा और जो विदेशी हैं, विदेशी उन पे भी ये कानून लागू होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई विदेशी भारत में जाकर निवास करता है और यहाँ पर जाकर अलगाववाद की भावना उत्पन्न करता है, अलगाववाद की भावना उत्पन्न करता है, तो इस विदेशी पे भी ये यूपा कानून लागू हो सकता है, यूपा कानून लागू हो सकता है। अगर कोई अन्य देश चाहे कि भारत के एक क्षेत्र को उससे अलग कर दे, तो इस देश पे भी यूपा कानून लागू हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि गैर कानूनी गतिविधियों में कि जो यूपा कानून है, जो भी व्यक्ति यूपा कानून के अंतर्गत आता है उसको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार जो कोई भी व्यक्ति हो, कंपनी हो, निकाय हो, गतिविधि हो, किसी को भी गैर कानूनी घोषित कर सकती है। यूपा कानून के जो एजेंसी होते हैं वो 180 दिनों में अपना आरोप पत्र दाखिल करते हैं। इनको लगता है कि 180 दिनों में भी ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो ये और अधिक समय भी ले सकते हैं। ये जो कानून है वो सिर्फ भारतीय पे लागू नहीं होगा, ये विदेशों पर भी लागू हो जाए। अगर कोई विदेशी भारत में जाके बसता है और भारत में अलगाववाद की स्थिति को उत्पन्न करता है तो इस विदेशी पे भी ये कानून लागू हो जाएगा। अगर कोई अन्य देश जो है वो भारत के एक क्षेत्र को उससे अलग करना चाहता है तो इस देश पे भी यूपा कानून लागू हो सकता है। अब देखते हैं कि भारत में इस कानून का विकास क्रम कैसा रहा। यूपा कानून का भारत में विकास क्रम कैसा रहा ये देखेंगे हम लोग कि जो यूपा कानून की शुरुआत जो है 1960 के मध्य में ही हो गई थी। इस समय जो भारत में जो था वो अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और अलगाववादी विचारधारा उत्पन्न हो गई थी। फिर जो नक्सलवादी जो है ये भी अधिक बढ़ गए थे। इन्हीं को रोकने के लिए जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है वो इन्हीं का रोकथाम करने के लिए यूपा कानून लागू की। भारत की जो एकता है, अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए भारतीय सरकार ने 1967 में यूपा कानून लागू कर दिया। यूपा कानून की शुरुआत कर दी। 2008 में और 2012 में इस कानून में संशोधन हुए। जिस तरह संविधान में संशोधन होता है ठीक उसी प्रकार इस कानून में भी संशोधन हुआ 2008 और 2012 में। और इस संशोधन के तहत ये जोड़ा गया कि इसमें जो जमानत है, इसमें जो बेल की जाती है, जमानत की जाती है, इसके प्रावधान को कड़ा कर दिया गया, सख्त कर दिया गया, कड़ा कर दिया गया कि जल्दी इसकी जमानत नहीं मिल पाएगी।
फिर 2019 में संशोधन हुआ, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति पर ये आरोप लगता है, तो ये जो सरकार है वो बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के इसको आरोपित ठहरा सकती है। ये 2019 में संशोधन के द्वारा कहा गया कि किसी व्यक्ति पर ये आरोप लगता है तो सरकार जो है बिना गवाह और बिना सबूत के इसको दोषी ठहरा सकती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि बिना सबूत के विश्लेषण किए हुए सरकार द्वारा कही गई बातों, सरकार जो बात कही है उसी के बातों पर सुनवाई होगी, उसी के तर्क को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि ना गवाह होगा और ना सबूत होगा, और आरोपित व्यक्ति को, जिस पर आरोप लगाया हुआ है, उस व्यक्ति को आरोपित घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला इस कानून के बारे में। एक जो एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक जो एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका नाम है। इसके जो महानिदेशक हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी आरोपित व्यक्ति हैं उनकी जो संपत्ति है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। जो NIA के जो महानिदेशक है इनके द्वारा कहा गया है कि जो आरोपित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। तो हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में, यूपा कानून के गतिविधियों के बारे में। अब देखते हैं कि कानून की आलोचना क्यों, अब देखते हैं कि आखिर इस यूपा कानून की आलोचना क्यों की गई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस कानून में जो यूपा कानून है, इस कानून में देखेंगे तो इसमें अस्पष्ट और अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या की गई है, अस्पष्ट शब्द की व्याख्या की गई है। जैसे में देखते हैं कि आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ हो गया। उसके बाद हो गया गैर कानूनी गतिविधियाँ, ये जो शब्द है ये अस्पष्ट शब्द है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है, और कोई आतंकवादी आके से लिफ्ट मांग लिया, तो अगर ये इसको लिफ्ट देकर इसे बैठा दिया तो इसको थोड़े ये जो व्यक्ति है इसको तो नहीं पता है कि आतंकवादी है कि कोई शरीफ व्यक्ति है, इसको तो नहीं पता। लेकिन इसी की वजह से अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये तो बेचारा निर्दोष है, इसका इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी ये गिरफ्तार होता है, निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है इसके अंतर्गत। तो ये जो शब्द है, ये जो अस्पष्ट शब्द है, इसका इसमें दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए इस कानून की आलोचना की गई है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और सरकार की आलोचना कर रही है, आलोचना नहीं कहोगे, कह देंगे कि सरकार की कमी को बता रही है कि आप में इस कमी है, ऐसे काम करेंगे तो लोकतंत्र और अच्छा बनेगा। ये व्यक्ति अगर सरकार की कमी को बता रहा है और सरकार को लगता है कि ये आदमी मेरा विरोधी है और सरकार इस पर यूपा कानून लागू कर देती है, तो ये भी एक आलोचना हो गया, इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया। ये व्यक्ति जो है, जो लोकतंत्र का
को सुदृढ़ बनाना चाहता था, वहीं लोकतंत्र ने इसे फिर से आरोपित घोषित कर दिया। तो ये आलोचना कही गई। ये जो यूपा कानून है, यूपा कानून, तो इस कानून में देखेंगे हम लोग कि अगर मान लेते कि कोर्ट में इस यूपा कानून के 100 केस आते हैं, तो 100 केस में मात्र 2 ही केस के मामलों में सज़ा सुनाई जाती है। तो ये भी तो एक आलोचना हो गई। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो है संघवाद को भी प्रभावित करती है, संघवाद को भी प्रभावित करती है। ये कैसे देखते हैं हम लोग? तो पुलिस पर जो कानून बनाने का काम जो होता है, ये जो पुलिस है, ये पुलिस है, अब पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार को होता है, राज्य सरकार को होता है। ये जो संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, राज्य सूची में कि पुलिस पर कोई भी कानून बनाएगा तो वो राज्य सरकार ही बनाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं ये यूपा जो कानून है, यूपा कानून के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ जो पुलिस है, इसमें जो पुलिस है, इस पे केंद्र सरकार कानून बना रही है, केंद्र सरकार कानून बना रही है। तो ये संघवाद को प्रभावित कर दी कि नहीं? ये काम है राज्य सरकार का और ये कर रही है केंद्र सरकार, तो एक तरह से हमारा संघवाद भी प्रभावित हो गया। तो ये सब इनकी आलोचनाएं हैं, इस कानून की ये सब आलोचनाएं हैं। आप देखते हैं प्रश्न के बारे में, जो मैंने आप लोग को बताया है कि एक प्रश्न है जो मेंस के व्यू से है। देखिए, नागरिक समाज द्वारा सदैव ही यूपा की आलोचना की जाती है क्योंकि यह असहमति की संवैधानिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और निष्पक्ष सुनवाई के विपरीत है। टिप्पणी कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है जो मेंस के व्यू से है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।